तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर जो था हमारा वो रिसोर्सेज एलोकेशन पर हम बात कर रहे थे, जिसमें हम बीसीजी मैट्रिक्स पर थे। ठीक है, बीसीजी मैट्रिक्स क्या थी ये भी सुन लो, ज्यादा बड़ी नहीं होती। इस टाइप के टू रोज और टू कॉलम की मींस 2x2 की एक मैट्रिक्स होती है। बीसीजी मैट्रिक्स इसका पूरा नाम होता है बोस्टल कंसल्टेंसी ग्रुप। इस ग्रुप ने ही इस मैट्रिक्स को प्रोपाउंड या इनोवेट किया था, इन्वेंट किया था 1970s में। ये मैट्रिक्स बेसिकली क्या कहती है, दो डायमेंशन होते हैं, मार्केट ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर। ठीक है, इन दोनों डायमेंशंस पर एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है। डायमेंशंस पर ग्राफ कह लें या इन्हीं दोनों पर क्या होता है, एक जो भी डेटा होता है उस डेटा को जो हम प्लॉट करते हैं तो हमें एक मैट्रिक्स जनरेट होती है जिसे हम कहते हैं बोस्टन ग्रोथ मैट्रिक्स या बीसीजी मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारे पास चार पैरामीटर्स होते हैं। वो चार पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज क्वेश्चन मार्क, सेकेंड वन इज स्टार, थर्ड वन इज कैश काउ, फोर्थ वन इज ड्रॉप। ठीक है, इस मैट्रिक्स को अगर तुम लोग ध्यान से देख पा रहे हो तो जब हम क्वेश्चन मार्क की बात करते हैं वहां पे, और हाँ, ये जो दोनों डायमेंशन है जिन पर बेस थी बीसीजी मैट्रिक्स, इसमें दो क्राइटेरिया थे, एक हाई लो, और सेम इधर भी मार्केट ग्रोथ रेट में भी हाई और लो। अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन मार्क की, तो क्वेश्चन मार्क में हमारा जो मार्केट ग्रोथ रेट था और जो मार्केट शेयर था, दोनों ही केस में वो हमारा हाई था। ठीक है, सॉरी गलत बता दिया, मार्केट ग्रोथ रेट हमारी हाई थी बट जो मार्केट शेयर के पार्ट पर था वो हमारा लो था। ठीक है, हम स्टार्स की अगर बात करते हैं तो स्टार के केस में हमारा मार्केट ग्रोथ एज वेल एज मार्केट शेयर दोनों ही हाई थे। सेम केस हमारा कैश काउज में भी था। कैश काउ में हमारा मार्केट शेयर तो हाई था बट जो मार्केट ग्रोथ रेट थी वो लो थी। ठीक है, डॉग्स पे आते हैं। डॉग्स का केस में हमारी मार्केट ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर दोनों ही लो थे। ये बेसिकली ये जो स्टार, कैश काउ, ये चार सेगमेंट है। लाइक अगर हम किसी कंपनी की बात करते हैं, कौन सी कंपनी, मारुति की बात करते हैं। ठीक है, जैसे अब तक हम शॉर्ट एनालिसिस करते थे, हमने क्या कहा था, तुम लोग को जो असाइनमेंट दिए थे उसमें हमने यही तो कहा था कि कोई भी एक कंपनी उठा लो, उसकी तुम लोग को शॉर्ट एनालिसिस करनी है। शॉर्ट एनालिसिस में तुम लोग क्या करते थे, उसी कंपनी की जो जो स्ट्रेंथ रही हो या जो वीकनेस रही, जो अपॉर्चुनिटीज और जो थ्रेट्स रही हो उसको मेंशन करते थे। ठीक है, यही किया है सबने। अब जो हमारी ये बीसीजी मैट्रिक्स है इसमें भी यही होता है। इसमें जो चार डायमेंशन दिख रहे हैं, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ और डॉग, किसी भी कंपनी की हम बीसीजी मैट्रिक्स भी जनरेट कर सकते हैं। कैसे? अब हम बात करते हैं, सबसे पहले, वैसे इसमें प्रॉपरली मेंशन नहीं है, सबसे पहला हमारा स्टार आता है। ठीक है, तो खैर हम इसी को ही लेकर चलते हैं। हम क्वेश्चन मार्क के अगर सेगमेंट में आते हैं और हम मान लो मारुति कंपनी की बीसीजी मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो मारुति कंपनी की बीसीजी मैट्रिक्स में क्वेश्चन मार्क में उस कार के सेगमेंट को हम रखेंगे जिसका मार्केट ग्रोथ तो क्या हो, हाई हो, बट मार्केट शेयर बहुत कम हो। लाइक मारुति 800। मारुति 800 क्या है, आज भी सेल हो रही है, उसकी ग्रोथ वैसी है। हाँ, फर्क आया है, मार्केट ग्रोथ रेट अभी उतनी हाई नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क में हम मारुति 800 को नहीं रख सकते। हाँ, अगर हम ऑल्टो की बात करें, ऑल्टो की सेल एज इट इज है, तो हम क्वेश्चन मार्क में ऑल्टो रख सकते हैं। अब बात करते हैं स्टार। स्टार हमारा वो सेगमेंट होता है बीसीजी मैट्रिक्स का जहां पे हमारी मार्केट ग्रोथ रेट एंड मार्केट शेयर दोनों ही हाई होते हैं। इसमें हमें मारुति की सेगमेंट, मारुति कंपनी की उस फोर व्हीलर को, हम अभी फोर व्हीलर की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मारुति फोर व्हीलर में ही डील करती है। तो स्टार हमारा वो सेगमेंट होता है जिसपे कि हमारी जो उस मारुति की उस गाड़ी को रखेंगे जिसका मार्केट ग्रोथ रेट एंड मार्केट शेयर दोनों ही हाई हो। तो कोई गाड़ी ऐसी बता सकते हो इस समय करंट टाइम में, एकदम प्रेजेंट टाइम में, जो मारुति की भी गाड़ी हो और मारुति जिसमें मारुति का ग्रोथ रेट और मारुति के शेयर, मार्केट शेयर दोनों ही उसके हाई हो? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, टाइम मत वेस्ट करो, सोचो। अब ये मत कहना इसका किसी को आइडिया नहीं है, गाड़ियों के बारे में सबको पता होगा। बोलो बच्चों, सभी लोगों से बात कर रहे हैं,
तुम अच्छा कसम खाए रहते हो कि बोलोगे ही नहीं ना। कौन सी कंपनी है इस समय जिसका की मार्केट ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर दोनों ही हाई है? चलो, कितनी सारी गाड़ियां बनाती है, कौन कौन सी? मारुति 800 बनाती है, ऑल्टो बनाती है, वैगनआर है, स्विफ्ट है, SX4 है, स्विफ्ट डिजायर है, इतनी सारी गाड़ियां बनाती है। तो अब कौन सी ऐसी गाड़ी है इस समय मारुति की जिसमें स्टार पर कौन सी ऐसी गाड़ी आ सकती है जिसका मार्केट ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर दोनों ही हाई हो? जल्दी बताओ। टोयोटा मैम। टोयोटा मारुति की है? नो मैम, डिजायर। बोलो। मैम जापान की मैम टोयोटा है। हम मैम पूछ रहे हैं स्विफ्ट डिजायर। कौन सी गाड़ी है जो PLC प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ रखी है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जैसे होती है वैसे ही हमारी ये BCG मैट्रिक्स की भी स्टेजेस होती हैं। अगर हम बात करते हैं क्या होती है PLC की स्टेजेस: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमारा आता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जब क्वेश्चन मार्क मीन्स जहां यहाँ पे देखो मार्केट ग्रोथ तो हमारी हाई है बट मार्केट शेयर लो है। मार्केट ग्रोथ रेट मीन्स पब्लिक ने जानना शुरू कर दिया है जो भी हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, बट अभी उतनी अवेयरनेस नहीं हुई है, शायद इसीलिए उसकी सेल में कुछ कमी है। ग्रोथ हो रही है, प्रोडक्ट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है बट एज सच सेल नहीं है। अब स्टार्स पर आते हैं, स्टार में हमारी दोनों चीजें हाई दिख रही है, दैट मीन्स ये हमारी PLC की ग्रोथ स्टेज हुई कि जहां पे प्रोडक्ट ग्रोथ कर रहा है तभी उसकी मार्केट शेयर भी बहुत ज्यादा है और मार्केट ग्रोथ रेट भी है। फिर नेक्स्ट आते हैं कैश काउ पे। कैश काउ हमारी मैच्योरिटी स्टेज होती है कि जहां प्रोडक्ट अपने पीक पर होता है क्योंकि उसके बाद उसे धीरे धीरे डाउन ही होना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी लास्ट होती है डॉग्स की स्टेज। डॉग्स में हमें क्या होता है? डॉग्स में क्या होता है जहां पे डिक्लाइन स्टेज आ जाती है। डिक्लाइन स्टेज दैट मीन्स कि प्रोडक्ट इज अबाउट टू टेक एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। यही तो हो रहा है। अब देखो, अब हम तुम्हें बता रहे हैं, चाहे नोट भी करते चलो क्योंकि एक ही बार बताएंगे, बार बार नहीं बताएंगे। अगर हम मारुति की BCG मैट्रिक्स बना रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क जब मीन्स कोई भी मारुति की गाड़ी अभी इंट्रोड्यूस ही हुई है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क में नहीं सॉरी स्टार में इंट्रोड्यूस होती है, वहां पे जेन है। जेन, मारुति जेन का नाम सुना है? ये भी तो एक गाड़ी थी, ये पहले थी बट अब उतनी ट्रेंड में नहीं है। ठीक है, स्विफ्ट, ये सब हमारी स्टार्स में आएंगी। अब आते हैं क्वेश्चन मार्क। ए स्टार मारुति की गाड़ी थी, SX4 थी, ये सब अब उतना नहीं दिखती हैं। ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन मार्क की हो गई। कैश काउ पे आते हैं। ऑल्टो का नाम सुना होगा, वैगनआर का नाम सुना होगा, मारुति 800, ये सब मारुति की वो गाड़ियां हैं जिनकी मार्केट ग्रोथ रेट लो है बट मार्केट शेयर हाई है। बिकती ज्यादा है बट इनकी ग्रोथ उतनी नहीं है। ठीक है, क्योंकि कहा भी जाता है मारुति ऐसी गाड़ियां बनाती है जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन भी खरीद सकता है। लास्ट अगर हम बात करते हैं डॉग्स की, तो डॉग्स हमारे क्या होते हैं? डॉग्स में हमारी वो गाड़ियां आती हैं जो कि जनरली क्या, जो मार्केट छोड़ चुकी होती है, लाइक ओमनी वैन मारुति की तो है, और कौन कौन सी है? बलेनो है मारुति की, वर्षा है। ये सारी ऐसी गाड़ियां हैं जिनका मार्केट शेयर बहुत ही पुअर है। इवन मार्केट शेयर ही नहीं, मार्केट ग्रोथ रेट भी बहुत ही पुअर है। ठीक है, ये होती है बेसिकली हमारी BCG मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है बजटिंग सिस्टम। रिसोर्सेज एलोकेशन के मेथड की हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे। तो दो मेथड्स होते हैं, एक होती है BCG मैट्रिक्स, दूसरा होता है बजटिंग सिस्टम्स। बजटिंग सिस्टम्स हमारा क्या होता है? बजटिंग सिस्टम मींस हम अपनी कोई भी हमारी जो फर्म है उसमें उसका हम बजट किस तरीके से बनाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम फ्यूचर के लिए बना रहे हैं कुछ, तो हम प्रीवियस ट्रेंड्स या के बेसिस पर या एंटिसिपेशन या फोरकास्टिंग के बेसिस पर ही बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों मेथड्स के थ्रू हम अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट हमारा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और स्ट्रेटजीज। जिस टाइप का स्ट्रक्चर होगा अकॉर्डिंग टू दैट ही हम स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। लाइक हमारी बहुत बड़ी फर्म है,
उसमें बहुत सारी SBU मींस स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं, ठीक है, बहुत सारी डिविजनल यूनिट है। इतनी सारी जब यूनिट्स वर्क कर रही हैं हम हमारी एक ही बिजनेस फॉर्म या एंटरप्राइज में, तो ऐसे केस में हर यूनिट अपने अपने अकॉर्डिंग काम कर रही है। दैट मीन्स जो भी स्ट्रेटजीज होगी वो हर यूनिट के लिए भी इंडिविजुअली डिफरेंट होगी। एक ही टाइप की स्ट्रेटजी हम सारी यूनिट्स पर नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो हाँ, तो एक ही टाइप की स्ट्रेटजीज हम सारी यूनिट्स पर, बच्चों 1 मिनट रुकना जरा, 1 सेकंड बस, बस 1 सेकंड। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजीज की। तो जिस जिस टाइप की हमारी बिजनेस यूनिट होगी उसी ही टाइप से या उसी के अकॉर्डिंग ही हम स्ट्रेटजीज को फॉलो कर पाएंगे। एक ये भी होता है, हम ऑब्वियसली बात है, बहुत सारी बिजनेस यूनिट वर्क कर रही है, डिविजनल यूनिट वर्क कर रही है हमारी एक ही फॉर्म के अंदर। दैट मीन्स हमारा जो एंटरप्राइज है वो लार्ज स्केल एंटरप्राइज है। लार्ज स्केल में एंटरप्राइज में हर तरीके की स्ट्रेटजीज का इम्प्लीमेंटेशन इज सो इजी, ठीक है। बट अगर हम स्मॉल स्केल एंटरप्राइज की बात करें जहाँ पे सर्टेन ही कुछ यूनिट्स है, लाइक परचेज यूनिट, फाइनेंस यूनिट, सेल्स यूनिट, मार्केटिंग यूनिट, इस टाइप की कुछ सर्टेन जो बेसिकली जिन यूनिट्स के डिवीजन के बेसिस पर ही कोई भी फॉर्म वर्क कर पाती है, अगर इस टाइप का कुछ हम कर रहे हैं तो ऐसे में हम लेस स्ट्रेटजीज के इम्प्लीमेंटेशन पे जोर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी फॉर्म भी बहुत लार्ज स्मॉल स्केल है, ठीक है। जैसा हमारा स्ट्रक्चर होगा उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज का बिहेवियर हो जाएगा टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन। बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन मीन्स मतलब स्ट्रेटजीज के इम्प्लीमेंटेशन से ही डील करता है बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन। बट साथ ही साथ और उस जो भी हम स्ट्रेटजीज जिनको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके उस पर क्या उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, जो भी ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्म में, उसके बिहेवियर पर, ठीक है। लिखा भी हुआ है behavioral implementation deals with those aspects of strategic implementation that have impact on behavior of people in the organization. Since human resources form an integral part of the organization, their activities and behavior need to be directed in a certain way. Successful strategy formulation does not at all guarantee successful strategy implementation. It is always more difficult to actually carry out something than to say anyone is going to do it. या एक बहुत बेसिक सी चीज है जो पहले भी हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट से लास्ट लेक्चर में, वहां भी ये चीज डिस्कस हुई थी कि ऐसा कोई श्योर एंड शॉर्ट नहीं है कि अगर हमने एक स्ट्रेटजी का फॉर्मुलेशन बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन का जो आउटपुट आएगा वो भी बहुत बेस्ट है। सिर्फ फॉर्मुलेट कर पाने में और उस फॉर्मुलेशन को इम्प्लीमेंटेशन में जब कन्वर्ट होता है तो बहुत फर्क आता है। लाइक तुम ही लोग सोचो, तुम ही लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, सब प्रॉपर वे में सब अच्छे से चल रहा है, एट रैंडम ये डिसीजन आ जाए कि तुम लोग के एग्जाम्स ऑनलाइन ही होंगे, तो इन सब चीजों का असर कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट क्या हुई थी और जब अब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आई तब सिचुएशन हमारी चेंज हो चुकी थी। हमारा जो भी इन्वायरमेंट था वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर सुटेबल नहीं था, ठीक है, फॉर सर्वाइवल ऑफ पीपल। तो ऐसे केस में लोगों को मींस ऐसी एडवाइस निकलकर सामने आई कि जो भी मिड सेमेस्टर या सेशनल मिड सेम या इंटरनल्स होने वो ऑनलाइन मोड में ही होंगे। तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट इन द इनिशियल स्टेज हुई थी और आज जब उसका इम्प्लीमेंटेशन की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं फर्क आ रहा है, ठीक है। इसीलिए जो भी स्ट्रेटजी का बिहेवियर होता है या जैसे स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट किया गया है वो बिहेवियर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों पर, उनके वर्किंग पैटर्न पर बहुत बिगेस्ट इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। ये भी कह सकते हैं जो भी स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन होता है उसका जो या बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन होता है उसके जो मेजर एस्पेक्ट्स है, सॉरी, उसकी जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही दिखते हैं, लाइक लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, और थर्ड वन इज पावर एंड पॉलिटिक्स। लीडरशिप की अगर बात करें तो लीडरशिप हमारी क्या होती है,
किसी काम को करने के लिए जब मान लो वो टीम में काम हो रहा है, ठीक है, सपोज 4-5 लोग मिलके कोई काम करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं, ठीक है, उनके पास फंड्स वगैरह सब है, ठीक है, बट अगर कोई एक पर्सन उनको इनिशिएट या मोटिवेट कर दे तो जो उनके काम करने का तरीका होगा या जो उससे आउटपुट जनरेट होगा वो काफी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो लीडरशिप यही प्रोसेस होती है किसी काम को करने के लिए, व्हेन वी हैव अ टीम, then if when any person take initiative that is called leadership, ठीक है। लीडरशिप के बेसिकली तुम लोगों ने पढ़ रखे होंगे स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, हमारी 3 टाइप की लीडरशिप होती है। कौन कौन सी? ऑटोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक और लेसाज फेयर। ऑटोक्रेटिक वो उस टाइप की लीडरशिप होती है जब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जो हमारा एक पर्सन जिसको हम एज अ लीडर असाइन करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने डिसीजंस, अपनी जो भी फिजिबिलिटीज है वो सब पे इम्पोज करता है, ठीक है। लेकिन ब्यूरोक्रेटिक हमारी थोड़ी सी डिफरेंट होती है ऑटोक्रेटिक से। उसमें क्या होता है, जो भी ऑटोक्रेटिक फैसिलिटीज या जो भी हैं, ठीक है, उनको क्या होता है, उनके जब हम उन पर पॉलिसीज या स्ट्रेटजीज के इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो वहां पे ये चीज एक सामने निकल कर आती है कि स्ट्रेटजीज का बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन हाँ तब हो पाएगा जब नॉट ओनली मैनेजरियल लेवल बट ऑपरेटिव लेवल पार्टिसिपेट्स इक्वली, ठीक है। मीन्स कोई भी स्ट्रेटजी अगर फॉर्मुलेट हो रही है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ मैनेजरियल लेवल से ही नहीं, ऑपरेटिंग लेवल स्टाफ से भी पूछा जाना चाहिए कि किस टाइप, या उनके भी सजेशन लेना चाहिए कि विच टाइप ऑफ चेंजेस दे लाइक, ठीक है। अच्छा, ये तो था हमारी लीडरशिप की बात। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बेसिकली वो हमारा एनवायरनमेंट होता है, जैसा कि क्या कह सकते हैं, मीन्स जैसा जो भी हम एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं अपने वर्किंग बिहेवियर के थ्रू, वही हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता है, ठीक है। उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप का इम्पैक्ट होता है अपॉन द एम्प्लॉयज, ठीक है। देखो, सबसे पहले ऊपर हमारा होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर नेक्स्ट होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लास्ट होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट के एंड से सारा काम हो ही रहा है, उन्होंने मिडिल लेवल मैनेजमेंट के एंड पे काम दे दिया है। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा, वो पॉलिसीज में थोड़े बहुत चेंजेस करके जो भी हमारी लोअर लेवल मैनेजमेंट है वहां वो आगे पॉलिसीज को फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट या ऑपरेटिव लेवल स्टाफ क्या करेगा, उन जो फॉर्मुलेटेड पॉलिसीज या स्ट्रेटजीज हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन पर काम करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा ये लास्ट है क्या, पावर एंड पॉलिटिक्स। पावर may be defined as the capacity to exert in influence over others। पावर क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वो कैपेसिटी होती है, हाँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वो कैपेसिटी होती है जिस पर कोई भी क्या कहें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि ये कैपेसिटी पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आता है। किसका? इसका इन्फ्लुएंस आता है, बोलो। The term power may be defined as a capacity to exert an influence over others. If a person has power, it means that he is able to influence the behavior of other individuals. The essence of power is control over the behavior of others. बेसिकली हम पावर की अगर बात करें तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि हम सबको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। पावर मीन्स हमारी कैपेसिटी होती है कि कितने स्टेमिना तक हम कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पावर एंड पॉलिटिक्स साथ में ही है। पॉलिटिक्स बेसिकली हमारा वो क्या बोले, पॉलिटिक्स रिलेट्स टू द वे अ पर्सन इज एबल टू गेट पावर ओवर अदर्स एंड द वे इन विच he uses power
He uses power over others. In other words, it is the process whereby power is acquired and exercised upon others to influence their behavior or to get the things done. This is thus it is a method of operating in order to influence the behavior of others. ठीक है, पावर तो पॉलिटिक्स तो पता लग गई, पावर तो पता लग गई। अब अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स क्या करती है, इस तरीके से किसी पर्सन को मोल्ड करती है या टर्न करती है कि वो उसी डायरेक्शन में या उसी के तरह से बिहेव करने लग जाता है जैसी पावर ही हैज एक्वायर्ड। ठीक है, और उसी पावर के साथ के क्या बोल सकते हैं, एक्सरसाइज, और उसी पावर के अकॉर्डिंग ये अपने बिहेवियर में चेंज करता है। कौन चेंज करता है? जो भी एक्टिविटीज हो रही होती है उनके वर्किंग पैटर्न में उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फंक्शनल पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटेशन। फंक्शनल पॉलिसीज क्या होती हैं? फंक्शनल पॉलिसीज बेसिकली वो पॉलिसीज होती हैं जिनके चलते जिनके वजह से ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि फंक्शनल पॉलिसीज जैसी हमारी पॉलिसीज होंगी वैसे ही हमारा वर्किंग पैटर्न होगा। इफ आवर पॉलिसीज आर वेरी क्या बोल सकते हैं, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और वेरी इजी टू वर्क विद, देन सच पॉलिसीज आर एक्सेप्टेबल एंड जो भी एम्प्लॉइज होंगे वो उसी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ही काम करने लगेंगे। ठीक है, इवन उनकी जो बहुत जो काम करने का क्या बोले वे ऑफ वर्किंग मेथड होगा बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट होगा। ठीक है, बट अगर हम बात करें पॉलिसीज आर नॉट फॉलोएबल बाय अदर एम्प्लॉइज, लाइक जो भी पॉलिसीज है वो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के फेवर में है, ऐसे केस में इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जो वर्किंग बिहेवियर होगा उन पर भी आएगा, एम्प्लॉइज का जो भी वर्किंग बिहेवियर होगा उस पर भी आएगा। अब ये तो सिर्फ पॉलिसी मेकिंग की बात हुई, ठीक है, फॉर्मुलेशन की। अब अगर हम पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो उसका भी एक बड़ा असर आता है किस पर? हमारे वर्किंग बिहेवियर पर। ठीक है, तो बेसिकली एक मिनट बच्चों, हाँ, तो ये जो फंक्शनल पॉलिसीज होती हैं ये बेसिकली हमें क्या करती हैं, एक तरीके से गाइडलाइंस प्रोवाइड कराती हैं कि हमें किस तरीके से अपने वर्किंग बिहेवियर को या वर्किंग पैटर्न को या अपने एनवायरनमेंट को प्रोक्योर करके रखना है। ठीक है, ये तो था हमारा स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, बीसीजी मैट्रिक्स भी हो गई। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यस मैम। मैम लीडरशिप एक बार फिर से बता दीजिए और उसकी टाइप्स जो यूरो और ऑटो वाला था। अच्छा, लीडरशिप स्टाइल तुम लोगों ने एचआरएम में नहीं पढ़ी है? 3 टाइप की हमारी लीडरशिप स्टाइल्स होती है। ठीक है, एक होती है ऑटोक्रेटिक, एक होती है ब्यूरोक्रेटिक, तीसरी होती है फ्री रेन या लेसाज फेयर। ठीक है, ऑटोक्रेटिक स्लाइड नहीं शो हो रही है। स्लाइड्स, अरे बेटा एक मिनट, ये जो तुम कह रहे हो ना इसमें लीडरशिप स्टाइल्स नहीं मेंशन है। ये तो ये कहाँ गए लीडरशिप, ये इसमें लीडरशिप स्टाइल नहीं मेंशन है। ये तो एक जनरल नॉलेज के लिए कि एचआरएम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वही बता रहे। ऑटोक्रेटिक हमारी वो लीडरशिप स्टाइल होती है जब जहां लीडर जो होता है सिर्फ और सिर्फ अपने जो भी उसकी डिसीजन होता है उनको पे इम्पोज करता है, किस पर? अपने सबऑर्डिनेट्स पर। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक वो लीडरशिप स्टाइल होती है जहां पे जो भी लीडर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को भी इनवाइट करता है कि वो भी अपने सजेशंस या अपनी एडवाइसेस दे सके फॉर द सेक या फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फर्म। ठीक है, लास्ट होती है हमारी फ्री रेन या लेसाज फेयर। फ्री रेन हमारी वो लीडरशिप स्टाइल होती है जहाँ पे होस्ट नहीं, हाँ, जहाँ पे जो भी हमारा लीडर होता है वो अपने जो उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके साथ ही मिलकर काम होता है। वहाँ मीन्स इस टाइप की लीडरशिप स्टाइल में कोई भी किंग या कोई भी उसके सबऑर्डिनेट इस टाइप का कोई भी बिहेवियर नहीं होता है। वहाँ ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको अचीव करने के लिए ही काम होता है, और वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है कि फर्म के जो भी गोल्स या मिशन या विजन है उसको फर्म विद इन टाइम अचीव कर ले। ठीक है,
ये थी हमारी लीडरशिप। और बताओ और कुछ पूछना है? मैम बीसीजी मैट्रिक्स एक बार बता दी शॉर्ट में। ओके ओके ओके, ये थी हमारी बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स बेसिकली हमारी जो पीएलसी की किसी भी प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल होती है, उसकी जो स्टेजेस होती है, उसी के अकॉर्डिंग ही वर्क करती है। ये हमारे 2 डायमीटर को लेकर चलती है। वो 2 डायमीटर है मार्केट ग्रोथ, मार्केट शेयर। बीसीजी मैट्रिक्स में हमारे 4 डायमेंशन होते हैं, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ और डॉग्स। स्टार हमारा वो क्राइटेरिया होता है जहां पे हमारी दोनों ही डायमेंशन लाइक मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर दोनों ही हाई होते हैं। मीन इसमें किसी भी उस प्रोडक्ट को शामिल किया जाता है जो करंट टाइम में दोनों ही तरीके से ऊपर हो, मतलब वो मार्केट में भी ऊपर हो, कस्टमर की नीड्स को भी फुलफिल कर रहा हो, साथ ही साथ कंपनी को भी प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहा हो। जब हम नेक्स्ट डायमेंशन या नेक्स्ट क्राइटेरिया क्वेश्चन मार्क पे आते हैं, क्वेश्चन मार्क हमारी वो स्टेज होती है जहां पे हमारी जो मार्केट ग्रोथ होती है वो तो बहुत ज्यादा होती है, बट मार्केट शेयर बहुत ही कम होता है। ठीक है, वेरी पुअर या वेरी लो। इसमें हमारे वो प्रोडक्ट्स बेसिकली लिस्ट किए जाते हैं जिनकी जो मार्केट में रन तो कर रहे होते हैं, ठीक है, जिनकी सेल हो रही होती है, बट वो सेल प्रॉफिट के पार्ट पर नहीं होती है। मींस उनकी बिक्री हो रही होती है बट बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कैश काउ की, कैश काउ हमारा वो डायमेंशन होता है जहां पे हमारा मार्केट शेयर तो बहुत हाई होता है बट मार्केट ग्रोथ बहुत लो होती है। मार्केट शेयर हाई है, दैट मीन्स उस प्रोडक्ट की सेल बहुत ज्यादा हो रही है बट उससे कंपनी को एज सच बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है। मे बी कंपनी अपने मार्जिन पॉइंट पर ही काम कर रही हो। ठीक है, सबसे लास्ट हमारा होता है डॉक्स। डॉक्स हमारी वो मैट्रिक्स की वो डायमेंशन या वो क्राइटेरिया होता है जहां पे हमारी दोनों ही डायमेंशन मीन मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर दोनों ही लो होते हैं। ठीक है, लो होने ऐसे केस में क्या होगा, जब दोनों ही लो होंगे तो प्रोडक्ट की सेल भी नहीं होगी और प्रोडक्ट बिकम्स ऑब्सोलीट। ठीक है, और ऐसे केस में क्या होगा, डिक्लाइन स्टेज तक आते आते और एक टाइम के बाद प्रोडक्ट जो होगा वो मार्केट से भी बाहर हो जाएगा। ये होती है हमारी बीसीजी मैट्रिक्स। इसे बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप में अर्ली 1970s में दिया था। और बताओ और क्या पूछना है? और बताओ बच्चों, और कुछ नहीं पूछना है? तुम लोग तो आज एकदम मुंह बंद करके बैठे हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या बता रहे हैं। अरे बोल भी दो भाई। नो मैम, क्या नहीं समझ में आ रहा है? मैम आ रहा है। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, एक सेकेंड, यही हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। ठीक है, स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन है, सबसे पहले हमने देखो स्ट्रेटजिक इंटेंट की बात की जहां हमने मिशन, विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव, बिजनेस मॉडल ये सब बात की। उसके बाद हमने इन सबको जब फाइनल करके अपने इंटरप्राइज को का एक सेटअप कर लिया, उसके बाद हमने बात की स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में हमने कुछ स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट किया कि और उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा बिजनेस वेंचर वर्क करेगा। ठीक है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के बाद आती है स्टेज स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन की। अब हमें ये देखना है कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट जो हमने किया, अब अगर हम उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसका किस टाइप का इम्पैक्ट हमारी फर्म पर आ रहा है। मे बी इट इज पॉजिटिव और मे बी इट इज नेगेटिव। ठीक है, अब हमारी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट हो गई, हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर वे में वर्क कर रही है। अब हमें ये देखना है जो भी हमारी स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट हुई हैं उनका किस टाइप का क्या बोल सकते हैं, उनका क्या फीडबैक रहा उसका, जो भी हमारी स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट रही है टुवर्ड्स द फर्म प्रोडक्ट। ठीक है, लाइक अब हमने जो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट की, ये भी हम लोग कह सकते हैं क्या इसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो भी स्ट्रेटजीज है मैम उसमें आपस में क्या निगोशिएशन किया गया है। हाँ, किस टाइप से मेनली इम्प्लीमेंटेशन की हम बात कर रहे हैं कि फॉर्मुलेट तो हो गई, फॉर्मुलेशन तक ही हमारा काम लिमिटेड नहीं था। अब हमें स्ट्रेटजीज के इम्प्लीमेंटेशन पर भी फॉर्मुलेट तो हो गई, अब हमें उनके इम्प्लीमेंटेशन पर भी काम करना है। ठीक है,
अब सपोज स्ट्रेटजी हमारी इम्प्लीमेंट भी हो गई, ठीक, और सेल्स भी हो रही है। अब हमें ये देखना है जो हमने स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट की उसका इवैल्यूएशन करना है। इवैल्यूएशन इन द सेंस की स्ट्रेटजी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद से कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन की वर्क एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस पर कोई इम्पैक्ट आया हो, ठीक है। अगर ऐसा है तो हमें उस पर कंट्रोल भी करना पड़ेगा। यही प्रोसेस हमारी कहलाती है कि जिसमें हम इफेक्टिवनेस को किसी भी जो इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटजी है उसकी इफेक्टिवनेस को मेजर करते हैं, वो हमारा प्रोसेस कहलाती है स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन। Strategic evaluation and control is the process of determining the effectiveness of a given strategy in achieving the organizational objectives and taking corrective actions whenever required. ठीक है, ये बेसिकली वो प्रोसेस होती है जिसमें हम कोई भी गिवन स्ट्रेटजी की इफेक्टिवनेस को डिटरमाइन या मेजर करते हैं, और ये भी देखते हैं जो मेजर करते हैं वो किस हिसाब से कि उसने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया या नहीं किया। अगर इन केस इवैल्यूएशन के बाद किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम जनरेट होती है या महसूस होती है, उस केस में जो भी करेक्टिव मेजर्स होते हैं उनको भी इम्प्लाई किया जाएगा, ठीक है। कंट्रोल बेसिकली फॉर्मुलेशन के बाद ही अप्लाई हो सकता है, क्यों? क्योंकि फॉर्मुलेट होगी, फिर इम्प्लीमेंट होगी, फिर यूज में आएगी, ठीक है। तो इससे ऐसा होने से ये बेहतर है कि हम क्या करें, जो भी हमारी स्ट्रेटजी है, कैसे बोले, जो भी हमारी स्ट्रेटजी है उनके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटजी है जिनका आउटपुट हम देख पा रहे हैं कि फ्रॉम इनिशियल टिल प्रेजेंट, मींस फ्रॉम इंट्रोडक्शन टिल प्रेजेंट, व्हाट आर देयर इम्पैक्ट, ठीक है, क्या उनका असर आ रहा है। क्लियर? ओके, तो ये था हमारा स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। अब जो एक काम करते हैं, कल भी लेक्चर है ना, जो ये टॉपिक है ये कल करें, जो इसका पार्ट Yes, बचा ma'am. है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम लोगों को? नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आज के लिए मैम जो काफी- रिवीजन हाँ, बोलो। क्लास स्टार्ट होंगे, मैम जो रिवीजन क्लास स्टार्ट हाँ होंगे, हाँ, मैम वो मंडे से किया जाए कि सैटरडे से ही करेंगे आप? सैटरडे क्यों? हमें तो लग रहा है कल ही से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कल ये टॉपिक जो स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन का है ये बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, ओके मैम। तो कल से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। याद Okay. रखना रिवीजन सिलेबस के एकदम अकॉर्डिंग चलेगा, जिस सीक्वेंसिंग में सिलेबस में टॉपिक मैम जब आप रिवीजन कराइएगा हाँ तो मैम टॉपिक वाइज एकदम सेम एक्यूरेट जैसा सिलेबस में है मैम, वैसा आप हम लोग को पीडीएफ शेयर करते चलिएगा। अभी गूगल क्लासरूम पे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के नोट्स नहीं शेयर हुए हैं ना? मैम अभी कुछ हुए हैं, कुछ टॉपिक्स इसमें मिसिंग हैं बीच बीच में, जैसे आपका ये प्रोसेस वगैरह है, और आपके गवर्नेंस वाले हैं, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले। वो दोनों तो बीच कर बीच दिए में हैं, कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो दोनों टॉपिक्स तो शेयर हैं। बाकी जो मेनली कुछ है बीच बीच में मैम, कुछ कुछ छोटे हुए हैं, बाकी सारे छूटे हैं कंप्लीटेड है। वो आज रात तक हम कर देंगे, ठीक है। रात में नहीं, ओके हम मैम, शाम या तक तो भी फिर कर देंगे। मैम या तो फिर ऐसा करिएगा कि मैम आप पढ़ाते चलिएगा और फिर उसके साथ साथ पीडीएफ शेयर करते चलिएगा, वो ज्यादा इजी होगा। हाँ, ये भी सही है, लेकिन नहीं, हम पहले शेयर कर दें जिससे तुम लोग कुछ तो पढ़ लो ना, क्योंकि ये जो रिवीजन क्लासेस होंगी वो प्रॉपर इंटरेक्शन पर बेस होंगी, कि हम कुछ ओके मैम। पूछेंगे अगर तो तुम लोग बोलो, तो कुछ तुम लोग बोलोगे तो उसके लिए पढ़ोगी तो ना, पहले बिना पढ़े तो कोई यस स्टूडेंट मैम। नहीं बता पाएगा, इसलिए ठीक ओके है। मैम। ओके तो देखेंगे आज शाम Thank तक हम शेयर कर देंगे। फाइन, ओके। ओके, थैंक यू बच्चों।